अस्सलामुअलैकुम मेरे भाई, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब हस्ती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीब आसिफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। और जनाब आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि आजकल बड़ा हॉट इशू बना हुआ है। वो है गंदम के मसले के ऊपर किसान जो है वो सरापा एहतजाज भी है, मामलात भी कहीं ना कहीं तय पा रहे हैं। तो आज का जो हमारा पैगाम है वो भी किसानों के हवाले से और ज़मींदारों के हवाले से ही है कि आप सब जानते हैं कि गंदम की जो कटाई है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, नई फसल जो है वो आ चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे अब कौन सी फसल लगाई जाए। हर फसल हर ज़मींदार के लिए नहीं होती है। इस एतबार से दुरुस्त फ़ैसला लेना बड़ा ही ज़रूरी होता है और मैं आपसे अपने इस पैगाम के ज़रिए कुछ सही फ़ैसला लेने में मदद भी करूँगी। पहली चीज़ तो ये है जो हमें अपने जहन में रखनी चाहिए कि आप ये मत देखें कि कौन सी फसल ऐसी है जो मुझे ज़्यादा मुनाफा दे सकती है, बल्कि वो फसल देखें जिसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हो सकता है कि वो फसल जो आप लगा रहे हैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डिमांड करती हो और आप उस पर इतने पैसे ना लगा सकें या उसको इतना वक्त ना दे सकें। इसीलिए बेहतर ये होता है कि आप अपने वसाइल को देखें, अपने इलाके के मौसम को देखें, फिर जाकर फसल की काश्त के मुतालिक फ़ैसला करें कि मुझे किस तरह की फ़सल उगानी है। बहुत से लोग हैं कि इन्हीं वजूहात की वजह से महंगी फसलें लगाने के बावजूद भी जो अपना पैसा है ना वो ज़ाया करवा लेते हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो सस्ती फसलें लगाते हैं मगर चूँकि वो हर बात को समझते हैं और इसी वजह से उनको मुनाफा भी ज़्यादा होता है। और अगर आप महंगी फसलें काश्त करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी, जबकि सस्ती जो फसलें होती हैं ना वो आपको बाआसानी अच्छी कमाई भी दे सकती हैं। बहरहाल अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और बात करते हैं कि जनाब गर्मी के इस मौसम में कौन सी फसलें लगानी चाहिए। आज हम इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करके आए हैं जो हमने आपको बतानी है। जहन में ये रखना है आपने कि जुलाई से सितंबर तक ना मानसून की बारिशें हो रही होती हैं, तो इस हवाले से भी आपने मोहतात रहना है, जहन में इस चीज़ को रखना है। अब आता है सवाल कि हमारे पास मोहतात ऑप्शंस क्या हैं। पहले और सस्ते जो ऑप्शंस में हमारे पास कद्दू आ जाता है, हमारे पास तोरी आ जाती है। ये ऐसी फसलें हैं जो हमें कम आमदनी और कम ख़र्च से ज़्यादा मुनाफा दे सकती हैं। इसके अलावा एक और यूनिक चीज़ है वो है धनिया, जिसे लगाया तो गर्मियों में जाता है मगर इसका जो उगाव है वो गर्मियों में नहीं बल्कि सर्दियों में मुकम्मल होता है। और अगर ये पहले तैयार भी हो जाए ना तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तपिश बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये मुरझाना शुरू हो जाता है। तो इसका हल ये है कि आप अपने खेत में खेलियाँ बनाकर धनिए का छट्टा डाल दें और हर तीसरी या चौथी खेल में मकई लगा लें। अब मकई आप चाहे हाइब्रिड यूज़ कर सकते हैं या फिर देसी यूज़ कर सकते हैं, वो आपको फ़ायदा ज़रूर देगी कि आप धनिए की गर्मी की जलती हवाओं से उसको हिफाजत मिल जाएगी, क्योंकि इस मकई का एक जो शेड है ना वो मिल जाएगा धनिए को। उसके जो पत्ते हैं वो भी जलेंगे नहीं और वो सब्ज़ भी रहेंगे। और धनिए का जो छट्टा है आप 30 किलो फ़ी एकड़ भी दे सकते हैं, 1 मन एकड़ भी दे सकते हैं। मतलब आपकी अपनी मर्ज़ी है आपने कितना देना है, कितना उगाना है आपने धनिया। और इसके बाद जो आपने इसमें मकई लगानी है कोशिश करें कि बहुत करीब करीब करके लगाएं, इतना फासला ना हो ताकि उसका जो साया है ना वो घना हो सके और वो धनिए के ऊपर जो भी आपने जितने भी एकड़ में या कि जितनी भी जगह पे वो लगाया हुआ है उगाया हुआ है उसके ऊपर उसका साया हो सके। और अगर आप जून तक भी धनिए को ले जाते हैं ना तो यकीन करें कि आप तकरीबन 1.5 से 2 लाख तक की इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक महंगी फसल है, इसमें आप थोड़ी जगह से भी ज़्यादा इनकम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी बहुत आपको रिसर्च करनी पड़ती है। और अगर ज़मीन महज 1 एकड़ भी आपके पास तो भी आप बहुत सारा प्रॉफिट इससे कमा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसकी पहली तो तोड़ाई बीज लगाने के 35 दिन बाद शुरू होती है और खीरे का रेट हम सबके सामने है और इसकी तोड़ाई भी हर तीसरे दिन बाद होती है। और इस फसल का जो दौरानिया है ना वो 4 महीने तक होता है, लेकिन इसमें ये जहन में रखें कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप 1 एकड़ नहीं लगा सकते तो 2 कनाल या 4 कनाल से भी आप शुरू कर सकते हैं, मगर इसका ट्रायल ज़रूर करें क्योंकि इसकी अगली फसल जो है सितंबर में लगती है। और इस वक्त आपके लिए ये फ़ैसला करना आसान हो जाएगा कि मुझे
उसके बाद कितने बड़े रकबे पर जो है ना इसकी काश्त करनी है। अभी के लिए जनाब इतना काफ़ी है, मज़ीद भी हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक के मुतालिक हम किसी एक्सपर्ट को बुलाएं और इस मौजू को, इस टॉपिक को डिस्कस करें, उनसे पूछें कि हमें इस मौसम में, क्योंकि गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो हमें किस तरह की फ़सल लगानी चाहिए, क्या बेहतर हो सकता है किसानों के लिए, काश्तकारों के लिए जिनके पास ज़मीनें हैं। अगर किसी के पास थोड़ी ज़मीन है तो वो उसके ऊपर किस तरह की काश्त कर सकता है, अगर किसी के पास ज़्यादा एकड़ों में ज़मीनें हैं तो वो उधर कम ख़र्च में ज़्यादा आमदनी किस तरह बना सकता है। तो ये आजकल क्योंकि दौर जदीद आ चुका है, तो जदीद दौर के तकाज़े हमें यही बताते हैं कि हमने ख़ुद को भी जो है ना वो थोड़ा सा मोल्ड करना है, जिद्दत की तरफ लेकर जाना है। तो उसमें हर किसी के लिए, आप इवन दो कि अगर किसानों के लिए भी या काश्तकारों के लिए भी अगर आपको चीज़ें चाहिए तो यूट्यूब पे, गूगल पे हर चीज़ मिल जाती है। हर चीज़ के मुतालिक रिसर्च वहाँ पर मौजूद है, वीडियोज़ वहाँ पर मौजूद है जो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है कि आप आने वाले दिनों में अपनी चीज़ों को, अपनी टेक्निक्स को, मतलब नई टेक्निक्स के साथ आप किस तरह कम ख़र्च में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये चीज़ें सारी हमारे पास मौजूद है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को उसके ऊपर गौर फ़िक्र करने की कोशिश किया करें, रिसर्च करने की कोशिश कर लिया करें थोड़ा बहुत। इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें इंटरनेट का पता होता है, जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, जो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है तो जनाब हमारा प्लेटफॉर्म तो है ही आपके लिए कि हम आपको गाइड करते रहें, गाहे बगाए बहुत सी चीज़ों के मुतालिक आपको बताते रहें। जनाब क्योंकि मौसम गर्मा है और मौसम मौसम की जो शिद्दत है वो बढ़ती जा रही है, और जहाँ जिस्म में पानी और नमकियात की कमी के बायस सेहत के मसाइल भी पैदा हो जाते हैं, वहीं मुरगन ग़िज़ाएँ भी हमारे जो निज़ाम हाज़मा है उसके मसाइल का सबब बनती है। और अगर निज़ाम हाज़मा मुतासर हो तो नींद की कमी हो जाती है, थकावट होना एक आम सी कह लें कि साइंस एंड सिम्टम्स हैं, और ये उसकी वजह भी है। इसलिए मौसम गर्मा में खाने पीने का ख्याल हमें ज़्यादा रखना पड़ता है, और हर एक की कोशिश ये होती है कि बड़ी हल्की फुल्की सी हम जो है ना ग़िज़ाएँ खाएँ, जिनमें फल हों, सब्ज़ियाँ शामिल हों, और जो बिल्कुल दुरुस्त भी है। और गर्मियों में ऐसे खानों का इंतखाब भी करना चाहिए जो हमारी सेहत के साथ साथ आपके जिस्म के दर्जा हरारत को भी मुतवाज़न रखने में मददगार साबित हो। तो आज के सेगमेंट में हम जानेंगे कि जनाब मैदे के मसाइल से हमने कैसे बचना है। मैदा ख़राब हो तो बस ये समझें कि फिर आप बीमार हैं और एक नहीं मुतअद्दिद मसाइल इसका बाइस बन सकते हैं। तो अपने हाज़मे को बेहतर कैसे करना है इस पर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर असरारुल हक तूर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब गर्मी क्योंकि बढ़ती ही जा रही है, आज भी 42 टेम्परेचर है। अभी आपने बताया। हाँ एग्जैक्टली कि आज भी इतनी ज़्यादा गर्मी है, और आगे जो आने वाले दिन होंगे वो तो फिर पता नहीं कितने पे हमारा टेम्परेचर जाएगा। तो गर्मी में चूँकि भूख कम लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, और जैसे ही हम फिर कुछ खाने की कोशिश करते हैं तो या तो हमारी बदहज़मी हो जाती है, या पेट ख़राब हो जाता है, या फिर मैदा ख़राब हो जाता है। मतलब ये सारे सिनेरियोज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए मैदे के मसाइल अगर हो जाएँ गर्मियों में? देखें, गर्मियों के मौसम में क्योंकि गर्मी हो रही होती है, पानी पीने की ख्वाहिश और ज़रूरत बढ़ जाती हाँ है जी। और कुछ आउटडोर टेम्परेचर की वजह से जो हमारा स्किन लॉस हो रहा होता है टेम्परेचर का, लिक्विड्स का, वो बढ़ जाता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में फ्लूइड रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो गर्मियों में ज़रूरत होती है वो मशरूबात या पीने वाली चीज़ों की प्यास ज़्यादा लग रही होती है। तो उसके नतीजे के तौर पे जब हम ज़्यादा पी रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात हम उतनी एहतियात से वो नहीं पी रहे होते, और नतीजे के तौर पे हमारे जिस्म में कुछ बैक्टीरियाज, कुछ वायरसेस दाखिल हो रहे होते हैं उस मशरूब की वजह से, गंदे पानी की वजह से, और कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर ईटिंग, और क्योंकि लंबा दिन होता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं आउटडोर। और रात को भी टेम्परेचर बेहतर होता है तो आउटडोर ईटिंग नाइट टाइम पे भी हो रही होती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसमें एक टेंडेंसी होती है कि हम थोड़ा सा एहतियात कम अगर करेंगे तो पेट ख़राब हो जाएगा। पेट में देखें, गर्मियों के मौसम की जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जरासीम की अफसाइश बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ने से उनकी मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाती है। उसका जो डबलिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। तो खाना जल्दी ख़राब भी हो रहा होता है गर्मी की शिद्दत की वजह से।
पानी और उसके साथ क्योंकि कंजम्पशन बड़ी होती है तो बाज़ औक़ात उतनी एहतियात नहीं हो रही होती, नतीजे के तौर पे हमारे जिस्म में एक आलूदा ग़िज़ा या पानी का जाने का अमल बढ़ जाता है, क्योंकि सर्दियों में प्यास ही नहीं लगती, पानी भी नहीं पीते, पानी अगर गंदा भी है तो वो हम पी नहीं रहे तो उसमें पेट कैसे ख़राब होगा। तो ये है कि गर्मियों के मौसम में जो ज़्यादा मसाइल हैं पेट के मुतालिक हैं, एलर्जीज़ के मुतालिक हैं, हीट स्ट्रोक के मुतालिक हैं, टेम्परेचर की ज़्यादती की वजह से एलर्जीज़ इस मौसम में आँखों की, स्किन की, सांस की नाली की, गर्दन की कटाई का मौसम है तो उसमें बढ़ जाती हैं। तो ये सारी गर्मियों के मौसम की बीमारियां हैं। इसमें जो सबसे सबसे सरे फहरिस्त है वो पेट के अमराज हैं। पेट के अमराज इसलिए हैं कि हमारे खाने पीने की जो फूड हाइजीन के जो हमारी अवेयरनेस है और जो हालात हैं वो इतने इम्प्रेसिव नहीं हैं। उसके नतीजे में खाना जब हम पुअरली कुक्ड खाना खाने की कोशिश कर रहे होते हैं या हम कोई कंटेमिनेटेड फूड खाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो नतीजे के तौर पे मैदे में, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे मतली, उल्टी, लूज स्टूल, एट टाइम्स पेट में दर्द और डिहाइड्रेशन, फीवर, इस तरह के मामला फिर हो जाते हैं। तो फिर हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए? मतलब एक तो दिल ही नहीं करता ना कि घर में जो बना हुआ है सालन या ज़्यादा स्पाइसी या ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने का, बड़ा लाइटर सा हमें हमारा दिल कर रहा होता है, कोई चीज़ हो जो खाए जाए और जो हमें ठंडा महसूस भी कराए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी तो अहम चीज़ ये है कि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मशरूबात या पीने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्लूइड ज़्यादा कर देने चाहिए। तकरीबन 10 से 12 गिलास पानी इस गर्मी के मौसम में हमारे जैसे मुल्क में जिस पे टेम्परेचर की इतनी शिद्दत है ज़रूरी हो जाता है। पानी जब पी रहे हों तो उसकी सेफ्टी को इंश्योर करें। पानी साफ़ हो, उबला हुआ हो या बॉटल का हो। अगर बॉटल का नहीं है तो उबला हुआ हो, उबाल के ठंडा किया गया हो। अच्छा, ठीक है। मसनूई बर्फ़ से ठंडा किया हुआ पानी, मशरूबात जो है वो नुकसानदेह है, क्योंकि मशरूबात बनाने के अमल में जब बर्फ़ इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर पर जो कमर्शियली बनती है तो उसके पानी की अगर गंदगी के साथ वो बनी हुई है तो वो लामहला आपके मशरूब में भी वही गंदगी चली गई है। तो इसलिए उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना मुश्किल काम है। तो इसलिए बेहतर है कि होम मेड अगर आप बर्फ़ अपने फ्रिज में बॉइल्ड वाटर से बनाने का रवाज डालें। तो एक तो मशरूबात हैं जिसमें हमें सरे फहरिस्त पानी है, स्कंजबीन है, ORS है, और कोई सा अगर डायबिटीज़ नहीं है तो कोई मीठा शरबत भी अगर कभी कभार पीना चाहें तो वो भी पी सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं फूड हाइजीन के दूसरे कंपोनेंट के तौर पे खाने वाली ग़िज़ा। उसमें ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां और ताज़ा पका हुआ खाना, ये इस पे थोड़ा सा एम्फसिस है कि खाना स्टोर करने का जो अमल है हमारे जैसे मुल्क में जहाँ बिजली की लोड शेडिंग भी एट टाइम्स हो रही होती है, हम प्रॉपर अवेयरनेस ना होने की वजह से एक वक्त का बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देते हैं और फिर वो और अगले टाइम में खाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और उसको अगर प्रॉपरली आप स्टोर नहीं करेंगे, उसको स्टोर करने का मतलब ये है कि उसको अगर आपने स्टोर करना है अगली दफ़ा के इस्तेमाल के लिए या अगले दिन के इस्तेमाल के लिए तो उसको फ्रीज करें। लेकिन यूजुअली हमें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने घरों में कि नहीं कि लेफ्ट ओवर जो घर में बच जाता है, बहुत से लोग हैं हमारी माएँ जो हैं उसको स्टोर कर लेती हैं और उसके बाद फिर उसको निकाल के फिर उसको अच्छे तरीके से पका के स्टोव के ऊपर फिर खाया जाता है। तो क्या ये प्रैक्टिस सही है? जी देखिए, उसमें जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि एक तो ये है कि ताज़ा पका हुआ खाना अब हर बंदे के ज़िंदगी के मामूल में इतनी तेज़ी आ गई है कि हर वक्त हर टाइम पे वो मुमकिन शायद नहीं हो पाता। तो हमें स्टोर्ड फूड की तरफ इस लिहाज से जाना पड़ता है। तो एक दिन पकाने के बाद हो सकता है अगली दफ़ा या अगले दिन हम उसको इस्तेमाल करें। तो उसका तरीका ये कि उसको स्टोर करें, प्रॉपर फ्रीज़ करें और जब दोबारा खाने की ज़रूरत हो, जब आप चाहें कि इसको हमने इस्तेमाल करना है, उसको एक दफ़ा बॉइलिंग पॉइंट तक दोबारा से एक दफ़ा कुक करें। अच्छा, तो उससे ये होगा कि स्टोरिंग के प्रोसेस के दौरान ये जो हम फ्रिज में रखते हैं और उसके बाद उसी तरह से उसको थोड़ा सा गर्म करके खा लेते हैं तो उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ जर्म्स हो रही होती है। अच्छा। तो ताज़ा पका हुआ खाना, साफ़ पानी, साफ़ ग़िज़ा, फल और सब्जियों का इस्तेमाल और मशरूबात थोड़े से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब रूटीन से ज़्यादा इस मौसम के लिए ज़रूरी अज़ा। मतलब ताज़ा पका हुआ खाना हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर अपने स्टोर भी करना है तो फ्रीज़र में स्टोर करना है, फ्रिज में नहीं रखना है, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो लो हो जाए, थोड़ा जैसे जम जाता है ना वो होता है। फ्रीज करना, हाँ, फ्रीज कर लें उसको और उसके बाद उसको निकाल के अच्छे जमने तरीके का अमल से। तो हमें ये है ना कि उसमें ऑयल या घी जो डलना होता है, जैसे ही थोड़ा फ्रिज में रखेंगे तो उसको आपको फॉल्स सेंस ऑफ फीलिंग आएगी कि ये शायद फ्रीज हो गया। हाँ जी। लेकिन वो तो लेयर होगी उसकी फैट की, जो हमारे ट्रेडिशनल खाने हैं वो जल्दी जम जाते हैं, लेकिन नीचे से जो कोर है
उसका शोरबा है या उसका जो गोश्त है वो तो नहीं फ्रीज़ हुआ होता ना, उसको फ्रीज़र में रखने से वो फ्रीज़ होगा। फ्रीज़र में रखने से वो फ्रीज़ होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप आजकल ये भी लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है या इस तरह के मसाइल हैं और हमें समझ नहीं आती है कि एकदम ही दर्द होती है और फिर वो सही हो जाती है, 2-3 दिन तक रहती है, कुछ हम लोग टैबलेट खाते हैं तो वो सही हो जाता है। तो ये भी आजकल मसला चल रहा है। कुछ टैबलेट जो हम खा रहे होते हैं एट टाइम्स वो एंटीबायोटिक्स होती हैं। अच्छा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पता करें कि हम क्या खा रहे हैं। सही, ठीक उसको है। पेट दर्द की या हाजमे की दवाई समझ के फ्रिज घर में ना रखें और उसको हर दफ़ा खाने से और पूरी ड्यूरेशन में ना खाने से रेजिस्टेंस इसी तरह से बीमारियों के ख़िलाफ़ जरासीम और उसकी दवाइयों के ख़िलाफ़ जरासीम के ख़िलाफ़ वो बना रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक्स और होममेड इस तरह की जो टैबलेट्स हैं इसको डिस्करेज किया जाए। लेकिन होती क्यों है? होती इसी तरह है जी कि हमने इस तरह का फूड ले लिया जो सही नहीं था और उसको खाने में उसमें जो बैक्टीरियाज टॉक्सिन्स शामिल हो गए हैं वो अंदर जाते ही उन्होंने जो इंटरनल लाइनिंग है मेदे आंतों की उसको मुतासिर किया, उसकी हरकत को तेज़ किया, उसमें खिंचाव आया, उसमें बाज़-औक़ात 1 से 2 लूज टूल आए। याद रहे ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस या गैस्ट्रो उर्फ़ी आम में जिसे कहा जाता है सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है। एक आम हेल्दी आदमी जो अदरवाइज़ किसी ख़ास बीमारी का गुर्दों का और किसी और चीज़ का बीमार नहीं है उसमें खुद से ठीक हो जाती है। अच्छा। प्रॉपर करने वाला काम यही है कि आप अपना स्टेटस हाइड्रेशन का यानी अपने लिक्विड इंटेक का सही रखें, ओआरएस पानी या सादा पानी इसका इंजीन पिएँ ताकि उससे ये होगा कि पानी की कमी ना हो तो ये खुद से ठीक होने वाली एक बीमारी है, चाहे आप टैबलेट लें या ना लें। लेकिन अगर पेट दर्द हो रही है तो जाहिर है उसमें इस तरह की ज़रूरत होती है कि बाज़ औक़ात पेट दर्द की दवाई की एट टाइम्स 1 या 2 डोजेस की ज़रूरत इस लिहाज से होती है, नॉट एंटीबायोटिक्स, पेट दर्द की गोली कि वो आंतों का खिंचाव जो एकदम से उसकी मूवमेंट के दौरान हो रहा होता है उसको वो रिलीव कर देती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसकी रूट कॉज को फिर मुनीबा मैं कहूँगा कि कोशिश करें कि उसकी रूट कॉज को हम एड्रेस करें कि ये चीज़ हो ना। अगर हो तो फिर फर्स्ट एड के तौर पे आप थोड़ी देर इंतज़ार करें, होम रेमेडीज़ आप ट्राई करना चाहें ज़रूर करें। लेकिन जैसे ही डिहाइड्रेशन का कोई भी साइन हो जिसमें यूरिन का आउटपुट कम होना, स्किन की आपका ड्राई हो जाना, उसके बाद आँखों का अंदर घुस जाना और उसके अलावा जो फीलिंग्स हैं वीकनेस की, लिथार्जी की, पैल्पिटेशन की, ड्राउजीनेस की, ये वो वार्निंग साइंस हैं कि बंदे को डिहाइड्रेशन होने जा रही है। और आजकल के मौसम में डिहाइड्रेशन खास तौर पे एक्सट्रीम्स ऑफ एज में, बच्चों में, बुजुर्गों में अगर 1 से 2 भी लूज टूल आ जाए तो एकदम से वो डिहाइड्रेट होते हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अर्ली साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन को आइडेंटिफाई करके अर्ली फर्स्ट एड की तरफ लोगों को राग़िब किया जाए, बजाय इसके कि हम वो इतना लेट हॉस्पिटल पहुँचे कि उसमें कुछ और ऑर्गन्स जिस तरह किडनीज हैं वो मुतासिर हो गई हों, या अगर कोई खुद से पहले से ब्लड प्रेशर या दिल का मर्ज कैरी कर रहा है तो उसके साथ अगर वो इस तरह के स्ट्रेस में से गुजरेगा तो उसकी वो जो पुरानी बीमारी है, गुर्दों की बीमारी, दिल की बीमारी, वो उसका बैलेंस ट्रिप हो जाएगा। तो एक ऐसे विशियस साइकिल में फंस जाएगा जिसमें से निकालने के लिए एट टाइम्स हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होगी। इसलिए बेसिक रूट कॉज यही है कि आप साफ़ खाना, साफ़ पानी को इंश्योर करें, ख़ास तौर पे हाथ ज़रूर धोएं खाना खाने से पहले, इसके बाद खुलेआम जो हम आजकल आउटडोर ईटिंग में हम देखते हैं कि एक फूड ब्लॉगिंग और इस तरह के जिसमें गली मोहल्लों में जाके रेडियो से लोग उसको फैंटेसाइज करके लोगों को प्रमोट कर रहे होते हैं कि फ़लाँ मोहल्ले, फ़लाँ गली, फ़लाँ रेडी पे बहुत मज़ेदार चने मिल रहे हैं। तो ये भी तो देखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट्स वो चीज़ें हैं, हाइजीन का भी ख्याल रखा जा रहा है, वहाँ हाथ धोने की जगह है, वहाँ साबुन पड़ा हुआ है, वहाँ पे प्लेटें साफ़ करने की, बर्तन साफ़ करने की कोई जगह है। ऐसा तो नहीं है कि वो खाना जो है किसी ऐसी जगह पे बिक रहा है जिसके करीब से कोई सीवरेज की ओपन ड्रेनेज की लाइन गुजर रही है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे मक्खियों मच्छरों की अफजाइश तो नहीं हो रही, क्योंकि गर्मियों के मौसम में मक्खियों मच्छरों की अफजाइश भी बड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि फूड एज ए होल एक पैकेज का नाम है, उसमें जगह भी है, उसमें फूड का जायका भी है, उसमें उसकी फूड हाइजीन के बाकी कंपोनेंट्स भी हैं, तो सिर्फ जायका नहीं है। फिर जायका नहीं है कि जिनको गैस हो जाती है उनको डिफरेंट फैक्टर्स जैसे प्याज खाने से या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, चने या कुछ ऐसी चीज़ें जिनको खाने से हो जाती है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ये वेरिएबल है जी। ये किसी एक IBS के पेशेंट को हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें ये सारी चीज़ें मना है या तुम आपका ट्रिगर मुख्तलिफ है, मेरा ट्रिगर मुख्तलिफ है। उसका ट्रिगर का विद पैसेज ऑफ टाइम हमें पता चल जाता है और उसको हम
बहुत लंबी बहस उस पेशेंट से करने की बजाय हम उसको कहते हैं कि आप इसको अवॉइड करें। सिर्फ इसका हल यही है कि आप उस ट्रिगर पॉइंट से या उन चीज़ों से अवॉइड करें, उसके अलावा और कुछ भी उसके नहीं? अलावा फिर सिम्टम्स हैं, अगर उसको लगता है कि ब्लोटेडनेस है तो गैस को कम करने वाली कुछ दवाइयाँ हैं। अगर उसको लगता है कि उसकी वजह से उसके एंजाइटी और टेंशन और पैल्पिटेशन का एलिमेंट बढ़ जाता है तो फिर एंजियोलिटिक्स हैं कि उसको एंजाइटी लोअरिंग दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। अगर उसको लगता है उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है साथ ही, तो उसको फिर गट को रिलीव करने से, थोड़ा लैक्सेटिव देने से उसको एट टाइम्स अफाका महसूस होता है। अगर उसको लगता है कि इसके साथ ही मुझे पेट में दर्द शुरू हो जाती है तो बाज़ औक़ात उसे पेट में दर्द की हल्की दवाई देने से, स्पैज़मोलिटिक देने से फ़ायदा हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि रीज़न क्या है। और सबसे एक बढ़ के नई जो रिसर्च का टॉपिक है आजकल, वो फ्रेंडली बैक्टीरियाज़ हैं गट के अंदर। अच्छा। हमारे जिसमें हमारे सेल से ज़्यादा कुछ ऐसे फ्रेंडली बैक्टीरियाज़ हैं जो हाजमे के अमल को बेहतर करते हैं। और अच्छा। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा प्रोबायोटिक्स हाँ का। जी। वो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि वो जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज़ हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, उनकी रेशियो अगर किसी वजह से एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से या किसी कम हो वजह से जाती कम है। हो गई है तो उसको हम आर्टिफिशियली इन्हेंस करने के लिए टैबलेट्स फॉर्म में, ओह। कैप्सूल्स फॉर्म में खाने से वो बैलेंस जब रिस्टोर होता है तो उससे भी IBS के पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही वो जी, चीज़ें हो अगर सकती ये है। फैक्टर आइडेंटिफाई हुए तो उसका हाल यही होगा कि उसको ऑगमेंट किया जाए। दूसरा, आसान ज़बान में अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें अपने मैदे जिगर के डॉक्टर से। अगर वो आइडेंटिफाई करें कि फ़लाँ ट्रिगर है, कोई वार्निंग साइन नहीं है, तो तुम ये रेमेडी लेते रहो। और अगर वो समझते हैं कि कोई करेक्टेबल फैक्टर है तो फिर उसको रेक्टिफाई कर लें। फिर उसको करना चाहिए। यूजुअली ये है कि हम खुद से ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं, नीम हकीम खतरा जान बन जाते हैं, और उसके बाद कुछ खुद से बन जाते हैं हाँ। और कुछ हम आजकल गूगल से, गूगल भी डॉक्टर है हम गूगल भी सबका बहुत डॉक्टर है। बड़ा। तो हाँ। वो एक ऐसा है कि जिसकी वजह से अगर उसको पेट दर्द हो रहा है तो पहला उसका ख्याल ये होता है मरीज़ का आके 20 साल के बच्चे का कि मुझे पेट का कैंसर तो नहीं होगा, पहला उसकी एंजाइटी। तो ये अनड्यू फियर जो है ये भी गूगल की ही एक करामात है। अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा गूगल ने जो है ना वो हमारे सरों पे सवार हुआ है कि लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो इसलिए यूजुअली यही हमें काम करना चाहिए कि ताज़ा खाना खाना चाहिए, सब्जियों फलों का इस्तेमाल। अच्छा, रॉ वेजिटेबल्स और ये चीज़ें खानी चाहिए ख़ासतौर पर गर्मियों में, क्योंकि उसकी वजह से भी बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा पेट ख़राब हो जाता है या हमें बदहज़मी हो जाती है, पेट का मसला हो जाता है। जी, रॉ वेजिटेबल्स बहुत हेल्दी हैं, उसमें विटामिन्स होते हैं। लेकिन देखिए, हर इलाके, हर मुल्क के हिसाब से कुछ स्पेशल कंडीशन है। ये थ्योरेटिकली स्पीकिंग बहुत अच्छा फिनोमेना है ग्रीन सैलेड, लेकिन उसकी प्रिपरेशन फिर वही मैं बात करूँगा कि अहम है। अगर हम अपने मुल्क में देखें कि अच्छे रेस्टोरेंट्स में भी, अच्छे होटल्स में भी आप देखें कि उनका किचन जो है वो जिस प्रोसेस से गुजर रही होती हैं चीज़ें वो एट टाइम स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो इसलिए रॉ वेजिटेबल जब हम रॉ फॉर्म में खा रहे होते हैं बगैर प्रोसेसिंग के, बगैर उसे छीले हुए, तो उसमें बाज़ औक़ात उसके ऊपर छिड़काव होने वाले पेस्टिसाइड्स, उसके ऊपर बाज़ का गंदे पानी से सराब होने की वजह से गंदगी की लेयर, और बाज़ सूरतों में उसकी तैयारी के प्रोसेस में, यानी उसको काटने के, उसको प्रेजेंट करने के प्रोसेस में होने वाली बेहतियाती की वजह से वो जो एक हेल्दी फूड है वो अनहेल्दी हो जाता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर आपने सैलेड खाना है, बहुत अच्छा है, हेल्दी है, खाना चाहिए और जिस्म के ओवरऑल बहुत सारी ज़रूरियात के लिए बेहतर है, हाई फाइबर कंटेंट है। लेकिन उसकी तैयारी में फिर खुद से इन्वॉल्व हों, अगर घर पे बन रहा है या आपका जो भी किचन का इंचार्ज है उसको एजुकेट करें कि साफ़ खाना बनाने के लिए उसको अच्छी तरह से धोना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे सलाद के पत्तों को। लेकिन सलाद के पत्तों को अगर, या बंद गोभी जो सलाद के तौर पे इस्तेमाल होती है, उसकी लेयर्स होती हैं, आपको पता है कि लेयर्स को जब तक एक एक लेयर को साफ़ नहीं किया जाएगा उसमें गंदगी गायब नहीं होगी। और लाहौर शहर या उसके करीब के बड़े जो शहर हैं उसमें जो सब्जियाँ सप्लाई हो रही होती हैं वो गंदे पानी से खराब हो रही होती हैं। हाँ जी। तो ये रियलिटी है। यही चीज़ अगर आप चले जाएं यूरोप में तो आप उसको लोग बड़े शौक से खा भी रहे होते हैं, कंज्यूम भी कर रहे होते हैं, और जब हम कभी दौरे पे जाएं तो हम भी खा रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे डॉक्टर साहब ये लास्टली बता दें कि जो दही है, योगर्ट का इस्तेमाल हमारी गट हेल्थ के लिए कितना अच्छा है?
गट हेल्थ के लिए योगर्ट बहुत अच्छा है जी। उसमें अच्छा। दूध बाज लोगों को टॉलरेट नहीं होता, हाँ जी। जिसकी वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस हमारे मुल्क में भी बहुत, दुनिया में खैर बहुत है, सही। लेकिन हमारे मुल्क में भी बहुत है। उसकी वजह से आमतौर पे दूध पीने से ब्लोटेडनेस और बाजू का डायरिया बाजू हो का, रहा तो उसका अल्टरनेटिव यही है कि दूध की सारी अच्छी चीज़ें दही में भी दही मिली, में क्योंकि तो दही दही से खा बना लें। होता है, उसमें फ्रेंडली बैक्टीरियाज और ऐड हो गए होते हैं, तो प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन। वो खा सकते हैं आप। ठीक है जी। प्रोफेसर डॉक्टर असरारुल हक तूर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और मैदे के हवाले से हम बात करते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और किस तरह इनसे बचा जा सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब कुछ बात कर लेते हैं गंदम की ख़रीदारी के हवाले से, जिसके मज़ीद होशरुबा इंकशाफात सामने आते जा रहे हैं और बड़े ही गंभीर इंकशाफात हैं। जब गंदम दरामद करने की मंजूरी दी जा रही थी ना, तो ये बातें हुई हैं कि ज़ायद गंदम ना मंगवाई जाए बाहर से, और 2 साबिक सेक्रेटरीज़ खुराक हैं जिनकी तजवीज़ भी उस वक्त मुस्तरद कर दी गई थी, जिसमें से एक पंजाब के हैं और एक बलूचिस्तान के हैं। और गंदम के कितने जहाज़ थे जो लंगर अंदाज हुए, कितने जहाज़ों में कीड़े मकोड़ों वाली गंदम जो है वो वहाँ से बाहर से पाकिस्तान मंगवाई गई, जो कि कराची की बंदरगाहों पे मौजूद थी। और जो सबसे पहले बल्गारिया से जो पहला जहाज़ आया था वो 26 सितंबर 2023 को आया था, और टोटल जो है ना 214 जहाज़ आए हैं गंदम लेकर पाकिस्तान में, जिसकी ज़रूरत नहीं थी हमें। उस पर मज़ीद बात कर लेते हैं कि अंदर की कहानी क्या है, किसकी ज़िम्मेदारी थी ये, किसने इजाज़त दी कि इतनी ज़्यादा गंदम जो है वो बाहर से मंगवानी, और वो भी कीड़े मकोड़ों वाली गंदम। इस पर बात कर लेते हैं। इमरान अकबर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान, कीड़े मकोड़ों वाली गंदम, मतलब इनको पता नहीं था, और जिसमें बहुत से लोग, जिस तरह मैंने बात करी थी कि 2 जो साबिक सेक्रेटरी खुराक थे, उन्होंने इजाज़त भी नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि ये ना मंगवाई जाए, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मामला क्या था, क्यों मंगवाई गई, और वो भी कीड़े मकोड़ों वाली, क्यों? देखिए मुनीबा आसिफ, चूँकि सवाल आपका जो है वो एक नहीं है, कई सवाल हैं, और कई सवालों से कई सवाल क्योंकि ये जिस तरह की इंकशाफात हो रहे हैं, ये रिपोर्ट्स के अंदर सवाल इसी तरह के जन्म ले रहे हैं कि क्यों हुआ ये, मतलब ये अमल ही क्यों पेश आया? देखिए मुनीबा, चूँकि इस वक्त ये मामला है गंदम की इंपोर्ट का, और फसल जो है वो आपकी ग्रो हो चुकी है। ग्रोवर जो है वो सर पे चढ़ा हुआ है कि हमारी गंदम जो है वो खरीदें, वो खरीदे, कोई भी नहीं खरीद रहा है उसके हवाले से। अब मामला चूँकि जो इस वक्त गंदम के हिसाब से है, वो इस वक्त जो सूरत हाल है सॉरी, इस वक्त जो एक पिक थी ना, वो थी गंदम की इस वक्त बारदाने की। अच्छा। ग्रोवर की फसल जो है वो खड़ी हो गई थी, गंदम खरीदनी थी, और गंदम ख़रीदने के हवाले से जो है वो जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ग्रोवर जो है सर पे था और गंदम आपकी इंपोर्ट हो रही थी। अब गंदम तो जो है वो इंपोर्ट हो चुकी सितंबर से। अभी आपने खुद ही बताया कि पहला जहाज जो है वो लंगरअंदाज हुआ सितंबर 26 सितंबर को जो है वो लंगरअंदाज हो चुका था, और पहला जहाज ही जो है वो कीड़े मकोड़ों वाली गंदम लेकर पहुंचा। अच्छा, पहला जहाज ही कीड़े मकोड़ों, तो इन्होंने मतलब उस टाइम इंस्पेक्शन नहीं की होगी, जहाज को खोल के देखा नहीं होगा कि इसमें किस तरह की गंदम है? अच्छा, ये पहला जहाज नहीं था, ये पहले 6 जहाज थे। अच्छा, पहले 6 जहाज थे जो इंस्पेक्ट हुए, जिनकी इंस्पेक्शन हुई, और वो फौरी तौर पर जब उनकी इंस्पेक्शन हुई तो वो चीज़ सामने आ गई। तमाम तर जो मौजूदा सूरत हाल थी वो भी सामने आ गई कि इसको जो है, ये तो गंदम जो है इसमें तो कीड़े आ गए हैं, हाँ। तो इसको फौरी तौर पर जो है चेक किया जाए, इसको स्प्रे किया जाए, जो भी इनका एक अपना इंस्पेक्शन का तरीकाकार होता है वो। अब टोटल जो गंदम आई है वो 36 लाख मेट्रिक टन से थोड़ी सी ज़ायद आई है। अच्छा, आपने जहाज़ों को भी बता दिया। 214 जहाज़ जो हैं सितंबर से लेकर 23 फरवरी या मार्च तक, सितंबर से लेकर मार्च तक आए हैं। मार्च तक आए हैं, ठीक है। 31 मार्च को आखिरी जहाज आया। अच्छा, और पहले वो अभी तक
जो आखिरी जहाज़ है ना वो अभी तक बिन कासिम पोर्ट पर ही खड़ा है कराची में। वो इसलिए कि उसका पहले कोई जिम्मेदार नहीं बन रहा था। अच्छा, वो जब पहुंच गया तो उसकी भी इंपोर्ट की इजाज़त दे दी गई कि जी आ गया बस। लेकिन मैं सवाल वही दोबारा से करूंगी कि जब पहले 6 जहाज़ों में कीड़े मकोड़ों वाली गंदम थी जिसकी इंस्पेक्शन भी हो गई थी, तो बकाया जहाज़ मंगवाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई कि पहले जहाज़ों में कीड़े मकोड़े तो बाकी जहाज़ों में भी तो वही होगा। अच्छा, ये अभी आपने ना वीट बोर्ड इजलास का ना बताया है कि 2 सेक्रेटरीज ने मुखालफत की, जिसमें पंजाब के सूबाई सेक्रेटरी थे उस्मान अली साहब और एक बलोचिस्तान के सेक्रेटरी थे। उनका वीट बोर्ड के इजलास की जो मीटिंग मिनट्स हैं उसमें लिखा भी हुआ है, और एक में तो पैरा 7 में ये भी लिखा हुआ है कि बिल्कुल ही मुखालफत कर दी कि पंजाब के गोदाम से जो फ्लोर मिलर्स है वो गंदम नहीं उठा रहे। अच्छा, गंदम वो कौन लेगा जब वो इंपोर्ट हो रही है, तो वो क्यों गंदम लेंगे इनसे। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो एक ये इंक्वायरी चली, इनके कैबिनेट कमेटी की सेक्रेटरी ने जब तमाम तर जो सूरत हाल वाजिया कर दी, 36 लाख मेट्रिक टन गंदम आई, जिसमें से 13 लाख 24 लाख की जो थी वो इन्होंने जो है वो कहा कि जी 24 लाख का जो है हमें मंगवानी चाहिए। अच्छा, 12 लाख के बाद जो है सेक्रेटरीज ने जब गंदम आ चुकी 12 लाख मेट्रिक टन नवंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में, तो उन्होंने मुखालफत कर दी। अब 24 लाख मेट्रिक टन गंदम तो इनको चाहिए थी, वो पूरी हो चुकी, मार्केट में आ चुकी है, ठीक है जी। अब मुझे बताएं 13 लाख गंदम को तो पड़ गए कीड़े। अब इंक्वायरी क्या करनी है, वो जो 13 लाख गंदम थी उसका तो एक सिलसिला ही खत्म कर दिया तो खत्म हो गया ना। अब तो वो बड़े आराम से कह सकते हैं भाई 23 लाख रह गई है, तो 23 लाख तो जरूरत थी। अच्छा, यानी कि 23 लाख तो जरूरत थी। अब कान इधर से पकड़ लें, कान उधर से पकड़ लें। आपके साबिक निगरान गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म भी यही कह रहे हैं, काकर साहब के जी मैं वज़ीर आज़म था और तब मैं ही वज़ीर था, मेरे पास ही ये कलमदान था। ठीक है ना, तो वजारत पैदावार का जो तो नेशनल सिक्योरिटी का कलमदान उनके पास था, तो उन्होंने कहा कि ये रूटीन की इजाज़त थी, 2019 से इजाज़त दी जा रही थी, तो हमने भी प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दे दी। अच्छा, देखिए एक मज़े की बात सुने, 2008 से लेकर 2018 17-18 तक इजाज़त नहीं हुई, ठीक है, कि इंपोर्ट नहीं करनी। 11 साल तक इंपोर्ट नहीं हुई आपके मुल्क में, गंदम इंपोर्ट नहीं हुई। आपकी बम्पर क्रॉप आई और हमारे यहाँ पे फिर भी तो सब कुछ मिल ही रहा था ना, नहीं आई। इतने इश्यूज बने मगर इंपोर्ट नहीं हुई। 2019 में इजाजत दे दी जाती है, कोरोना आ जाता है, कोरोना के दिनों में भी इजाजत दे दी जाती है। 2020, 2021, 2022 कुछ प्राइवेट सेक्टर ने की, कुछ सरकार ने की, मगर ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर ने गंदम मंगवाई। अब आप ये देखें कि ये गंदम बिक चुकी है, जो आई वो बिक चुकी है, उसकी पसाई हो चुकी है। अच्छा, वो गंदम का आटा जो है वो लोग खा रहे हैं, मार्केट में मिल रहा है, वो मिल रहा है। अब आप मुझे बताएं कि गंदम जो है मिलों के पास इसका वाफर पड़ी है, ओपन मार्केट में जगह जगह गंदम पड़ी है। वो बेचारे उनसे कैसे लें, अब बारदाना का वादा इन्होंने 20 अप्रैल का किया हुआ है, आज 7 मई हो गई है, ठीक है जी, 17 दिन गुजर रहे हैं, अभी तक एक बारदाने का पैकेट जो है वो बाहर नहीं निकला जो किसानों को मिले, और किसान अपनी गंदम 3900 रुपये फी मन के हिसाब से गवर्नमेंट को दें। अच्छा, इंतजामात, गंदम सेंटर सारे तैयार हैं, हर जगह पे तमाम अफराद की ड्यूटीज हैं। इन्होंने खरीदनी है, नहीं खरीदनी। सरकारी गंदम, सरकार के तौर पे गंदम का एक दाना भी नहीं खरीदा गया। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में आपकी गंदम 2800 से 3300 रुपए तक बिक रही है, जो धराधर बिक रही है, क्योंकि किसान को ये होता है कि बारिश ना हो जाए, गंदम ना खराब हो जाए, उसका मानसून का जो सूरत हाल है वो ना खराब हो। तो मानसून तो अभी आगे बहुत ज़्यादा है, मगर अब आ गई है मई जून में आपको पता तब तक गर्मी होती है और गंदम की फसल और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, वस्ती पंजाब में अभी तक कटाई जो है वो जारी है। मगर मकसद ये कहने का है कि इस वक्त जो है सूरत हाल बहुत ही नाजुक है कि ग्रोवर की फसल पकी हुई थी, इंपोर्ट का वेला मच गया। अब यहाँ तो ये इंपोर्ट हो जाती है दिसंबर तक। अच्छा, और गंदम औने पौने दामों जो भी मिलर्स ने करना था, जो भी इंपोर्टर्स ने करना था, वो बेच बूझ देते, तो इतना छोड़ना पड़ता। अब मसला ये है कि जैसे ही गंदम की फसल खड़ी हुई है तो आपकी इंपोर्ट हुई गंदम आकर पड़ी हुई है। हाँ। वो मार्केट में जगह जगह पे अपनी तहें जमा चुकी है। आपकी जो 1100 मिल्स हैं पंजाब की, वहाँ पर इस वक्त हर तरफ गंदम ही गंदम है, क्योंकि ये गंदम ये इस तरह थोड़ी है कि उनके साइलोज भरे हुए हैं इस वक्त, उनके पास तो कोई जरूरत ही नहीं है कि वो सरकारी गंदम क्यों लेंगे साथ, वो 3900 रुपए मेट्रिक टन गंदम क्यों लेंगे? जब उनके घर में हर चीज होगी तो वो क्यों बाहर से खरीदारी करके आएंगे? 3500 वाली गंदम जो इंपोर्ट होकर आई है और जब किसान उनको 3300 रुपए में बेच रहे हैं, वो 3900 रुपए वाली क्यों लेंगे? कैसे लें? घाटे में है इस वक्त महकमा खुराक। अच्छा, बहुत ज्यादा घाटे में कि इन्होंने, लेकिन जिम्मेदारी कोई ले रहा है कि नहीं ले रहा? पॉलिसी जो है वो तैयार ही नहीं हो सकी
और इसमें तो ये भी कह सकते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं होगी। अब ये पैसे भी लेते हैं, फ़र्ज़ करें महकमा खुराक बैंक से जो है कर्ज़ा भी लेता है, तो 3900 रुपये में फ़र्ज़ करते हैं 1,19,000 जो रजिस्टर्ड किसान हैं, जो इनके शराइत पे पूरा होते हैं 3.25 लाख में से, वो अगर ये उनको दे भी देते हैं और गंदम उठाकर 3900 रुपये के हिसाब से फ़ी मन के हिसाब से ले भी लेते हैं, तो मिलर क्यों ख़रीदेंगे? उनके पास तो पहले ही बड़ी हुई है। देखिए उनके पास तो किसान ने अपनी आधी गंदम अभी तक बेच चुके हैं, क्योंकि आज किसान किस तरह से वो खामोश बैठ सकता है, वो कहता है पता नहीं क्या हो, सरकार और ज़्यादा हमारे एहतजाज को भी सुन तो नहीं रही, 17 दिन हो गए हैं, तो ना सुने और ना हो कुछ, तो जो सरकार है वो तो सरकार होती है, आपको पता है। तो अगर सरकार गंदम नहीं खरीदती तो मिलर भी फिर सीधा हो जाता, कहता आओ भी अब 2000 रुपये पे आओ। देखिए गंदम है, फिर उसने अपनी मनमानी वो अपनी मनमानी करनी है। सरकार कहती है हमने बारदाना ऐप खड़ी कर दी है, तो इस पे 90 एकड़ पे हम आपको ना 90 एकड़ के हिसाब से ना इतनी गंदम देंगे। ग्रोवर जो छोटा किसान है वो 85% बनता है 1,19,000 के हिसाब से, तो वो 85% ना अब लाइन में क्यू में लगा हुआ है कि कब ये विंडो खोलें, कब हम वो सेंटर में जाएं, कब वहाँ से बारदाना मिले, इनको गंदम ला कर दें, अपने पैसे जो हैं वो उसके हिसाब से लेकर जाएं। कोई नहीं है, कोई ऐसा इंतजामात पूरे हैं, सब कुछ पूरा है, कोई बारदाने की ऐप नहीं ओपन हुई, उसके बाद किसी को एक धेला भी नहीं दिया गया। और अभी तक मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है कि कोई बंदा भी कैमरे का हमारे साथ बात करने को सामने आने को तैयार नहीं है, बल्कि एक ना हाजिर सर्विस रात को जो है आला अफसर, उनसे मेरी बात हो रही थी तकरीबन रात के ना, और आपको पता आजकल व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, तो वो कह रहे थे कि यार कोई ऐसी वैसी बात ना करना, क्या पता मेरा फ़ोन भी जो है वो उस पर लगा हो। उन्होंने पहले कह दिया। तो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, मैंने उन्हें कहा कि जी आप अब कहेंगे कि बारदाने की बात ना करना, कि तो यही तो कहा है मैंने आपको बारदाने की बात है। मैं कहा चले आप ही बता दें। कहते यार जैसे ही हम तो आपको पता है हुक्म के तामील करनी है, हमें जैसे ही हुक्म आने हमने बारदाने की खिड़कियां खोल देनी है। तो हमें कहेंगे कि जी हमने कितने इंतजाम पूरे किए हुए हैं। तो अब ये सूरत हाल है कि जो इंक्वायरी कमेटी है वो पेश की जाएगी। ज़राए बताते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म को मौजूदा वज़ीर आज़म जो है वो रिपोर्ट पेश करेंगे, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब रिपोर्ट पेश करेंगे, जी मैंने देखें इंक्वायरी लगवाई, उसमें फैक्ट्स एंड फाइंडिंग ये आई, ये ऐसे ऐसे कसूरवार है, ऐसे ऐसे हुआ, ये सूरत हाल हुई, कीड़े मकोड़ों वाली जो है गंदम आ चुकी है, ये वो। तो अब उसके ऊपर फिर बाद में बात होनी है कि जी कैसे हम इन किसानों को किस तरह से मनाएं, जो रोज़ सरापा एहतजाज होते हैं, जो रोज़ माल रोड पे आते हैं, जो रोज़ आकर कहते हैं कि ये इस्तेसाल हो रहा है, हर ज़िले में जो है वो किसान खड़ा है, और अब जो है वो बात जो है वो कहीं ना कहीं तो लगनी है ना। देखिए अगर तो ये गंदम का नहीं खरीदते, अगर ये बारदाना जारी नहीं करते, तो मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ कि अगले साल आपका ग्रोवर गंदम बहुत कम उगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि यार ये तो हमारे साथ हो गई जाती, हमने तो बड़ी मुश्किल से होने पौने दामों करके फ्लोर मिलर्स को ओपन मार्केट में गंदम बेची, और वो अगले साल अपनी गंदम की बजाय कुछ कोई और फसल खड़ी करेगा फिर जिसमें उसको फायदा हो सके, मकई उगा लेगा, चावल की फसल काश्त कर लेगा, कहेगा हम वेट कर लेते हैं, मगर यहाँ पे तो हमें बड़ी जूतियाँ पड़ी हैं भाई। तो ये इस वक्त अब मसला बना हुआ है। अच्छा एक और बात है, गवर्नमेंट ने अगर बारदाना ऐप ऑन की है तो ये एक बड़ा स्कैंडल बन जाएगा कि अगर इन्होंने गंदम ना खरीदी ना इनसे 90 एकड़ के हिसाब से, तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाएगा। का टाइम होता है इनके पास कि ये खरीद सकते हैं? ये तो मई जून जुलाई तक ये चलता है, इनकी ना जो नई फसल है उसकी प्रोक्योरमेंट जो है, उसकी खरीदारी जो है, ये मई जून जुलाई तक इसकी मुहिम चलाई जाती है। तो जो कि इस बार 2024 में ताहाल अब तक नहीं चली, 7 महीने हो चुका है, यानी कि आपकी जो है पिछले साल अप्रैल से शुरू हो गई हुई थी। अच्छा। ठीक है, 35 से 40 लाख मेट्रिक टन गंदम के दरमियान में 37 लाख मेट्रिक टन गंदम इनका हदफ था, वो इन्होंने पूरा कर लिया ऊपर। मगर मकसद ये कहने का है कि आपका देखें इंपोर्ट एक इतना बड़ा शको शुबे में ले गया है सबको कि आपने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक 214 जहाज लंगरदाज हो रहे हैं, उसमें से 28 जहाज ऐसे हैं जिनमें कीड़े मकोड़ों वाली गंदम आ चुकी है। तो आपने ये भी बात तब नहीं बताई कि छुपाई क्यों, ताकि ये पता होता कि आपकी 13 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो खराब होगी ना, उसको तो एलिमिनेट ही कर दी जाए, या इंपोर्टर को पड़ गई है, जो भी हुआ है। हमारे पास जी इतने फिगर आए हैं, ये कौम की इमानत थी, हमने पंजाब को, पूरे सूबे को, पाकिस्तान को बचाना था, ये सूबों को हम तकसीम कर रहे हैं। इनके लोगों को पता होता तो इतना ज्यादा ये हाइप नहीं क्रिएट होनी थी। ये ववेला इसलिए मचा कि इसको
पता नहीं किस तरीके से छुपा के रखा स्टोरी गया। को छुपा के जब रखा इसको गया बाहर ना, निकाला हाँ। गया तो हर चीज़ सामने आनी शुरू हो गई। अब देखिए, अब ऐलान तो यही होगा ना कि 4 सेक्टर्स और उड़ा दिए हैं, फलाने ये हो गया, यानी कि ये कहीं ना कहीं तो गलती है ना, कहीं ना कहीं तो किसी को मानना पड़ेगा कि यार ये ना होता तो अच्छा, अगर करना भी था तो दिसंबर तक कर लेते, अच्छा, ताकि गंदम जो है वो तब बिक आगे बुक जब जाती, तो फसल जो अब है ना तक ना वो तैयार हो गंदम रही होती तो तैयार वो, हो गई। हाँ। तो ये 3-4 महीनों में गंदम जो है वो यानी कि वो आपकी रमज़ान आ गया, उसमें बिक गई, उसमें आटा आ गया, ये वो। अभी आपकी गंदम की फसल खड़ी हुई है तो अभी भी आपकी अब गंदम वो जो वो मंगवाई वाली जा जो रहे हैं, import करी जा रहे हैं। इम्पोर्ट वाला जहाज अभी भी 2-2.5 लाख टन मैट्रिक टन का गंदम का मार्च जहाज तक जैसे आपने कहा कि वहां वो पर आता पड़ा रहा हुआ है, है, हाँ। वहां पे खड़ा है। और वो बेचारा जिसका भी जहाज होगा वो कहता होगा मैं इसको हाथ डालूं, बाहर निकालूं, क्या होगा, मगर क्या पता उसने क्योंकि वहां पे ये थोड़ी है कि उन्होंने वहां से जहाज से वो गंदम निकालनी है तो वो भेजने ही नहीं, वहीं पे बिक जाता है। अच्छा, मिलर जो हैं वो अपनी अपनी गंदम जाके वहीं से उठा लेते हैं और वहीं से वो अपनी मिल्स में भिजवा देते हैं। तो अब जो है, अब जाकर इन्होंने कहा जी इंपोर्ट पे पाबंदी है, लॉक कर दिया गया इंपोर्ट का खाना ना। अब कह दिया है सुबह, हाँ। पंजाब में तो ये जब लॉक कर वाफिर दिया गया मिकदार में इंपोर्ट तो, करके, हाँ पंजाब में तो ये लॉक कर दिया गया। अभी आगे देखें क्या सूरत हाल बनती है, मगर बिलीव करेंगे कि इस वक्त ना गंदम के साथ जो हो रहा है, आप जो है एक ज़हन में एक ख्याल लेकर आए कि इतनी गंदम पड़ी हुई है कि ना किसान की मजबूरी ये बन गई है कि उसके पास गंदम भी है, वो खालिस्तन पैसा भी कमाना चाहता है, कोई 2 नंबरी भी नहीं है, करप्शन भी नहीं मतलब है, अपनी मेहनत का पैसा लेना चाह रहा है कि मैंने ये मेहनत की, लेकिन वो उसको मिल ही नहीं रहा। अच्छा, नून लीग हमेशा किसान के साथ फ्रेंडली चली है। इस बार पता नहीं क्या हुआ कि वो अब किसानों को जो ग्रुप्स हैं उनको तोड़ने पे लगे हैं, क्योंकि वो एहतजाज करते हैं ना, तो कोई किसी को मना रहा है, कोई किसी को कि अभी एहतजाज ना करें, अभी प्रेशर डल रहा है उनके ऊपर, क्योंकि अंदर उठा के ले जाते हैं। बाकी सारे तो मेरे ख्याल से वही एहतजाज कर रहे, खोखर ग्रुप जो है ना वो नहीं कर रहा मेरे ख्याल से। अब ये पता नहीं कौन सा खोखर ग्रुप है नहीं, मैं उस दिन पढ़ रही थी कुछ, हाँ। जिसके लिए इतना ज्यादा वो हुआ कि मैं तो समझा था कि ये वाले है खोखर ग्रुप, जो है जो लाहौर वाले नून लीग में है, मगर बहुत सारे ऐसे हैं कि जो एहतजाज नहीं। इसमें ये भी प्रॉब्लम है, जो बड़ा किसान है उसके पास तो इसको फरावानी है गंदम की। देखें 15% किसान सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ऐसा है जिसके पास जो है 90 एकड़ों से भी ज्यादा गंदम इसका मौजूद है, तो वो उसको बेचने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके जो मिलर्स हैं उनके साथ उनके दोस्त हैं, वो जितना मांगेंगे उनको उसी को भिजवा देंगे, जो रेट तय होगा। अभी सरकारी जो रेट है वो 39 रुपये है। 3900 रुपये के हिसाब से एक भी दाना खरीदा नहीं गया, नहीं खरीदा और गया। आज जो है वो 7 मई हो चुकी है, और कल जो है वो इन्होंने वो वेला मचाया हुआ है आपके तंदूर रोटी वालों ने कि नान रोटी जो है उसको जो है उसकी कीमतों को जो है वो वापस लाया जाए। और कल जो है तंदूर मालिकान भी जो एहतजाज करने जा रहे हैं, तमाम तो जितने भी तंदूर हैं वो कल बंद हमें दिखाई देंगे। तो जनाब ये जो नाकिस पॉलिसी का जो खमियाजा है वो आवाम को तो नहीं भुगतना पड़ा, इवन दो किसान को भुगतना पड़ रहा है कि उसकी जो फसल है, जो बनी हुई फसल है, जो उसकी मेहनत है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है। हमारे साथ इमरान अकबर मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। इधर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हमारी ग़िज़ा के असरात बराह रास्त हमारे जिस्म और दिमाग पर भी मुरतब होते हैं, और दिमाग का ज़्यादातर हिस्सा चर्बी पर मुश्तमिल होता है, जबकि बकिया हिस्सा अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, प्रोटीन और दीगर अज्जा से बनता है। अगर हम ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ जिनमें फ़ैटी एसिड या ज़्यादा पाया जाता है तो ये दिमाग में नए खुलियों के बनने और उनकी बहाली में भी मदद देती है। ग़िज़ाएँ आपकी नींद पर भी असरअंदाज होती हैं, और अगर आप रात को ज़हनी तौर पर ख़ुद को अलर्ट और दोपहर खाने के बाद गनूदगी का शिकार महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग आपकी खुराक से खुश नहीं है। तो आज हम जदीद दौर में रह रहे हैं,
जहाँ मुख्तलिफ बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है, वहाँ ये भी बात काबिल गौर है कि आप ग़िज़ा के ज़रिए मुख्तलिफ बीमारियों से बच कैसे सकते हैं। मोटापा, डिप्रेशन और मैदे के मसाइल वगैरह का इलाज मुमकिन है भी या नहीं है, और वो भी ग़िज़ा के साथ, मगर कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हकीम मोहम्मद उस्मान गनी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। और ख़ास तौर पर आज हमने बात करनी है यूरिक एसिड के हवाले से कि ये इसकी जो बीमारी है बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, तो इसकी वजह क्या है, इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हमें खानी चाहिए, इस पर बात करेंगे। तो हकीम साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनो। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हकीम साहब, सबसे पहले तो बताइए कि हमारे जिस्म के लिए जो खुराक है और सेहत बख्श खुराक खाना कितना ज़रूरी है? वो इतना ज़रूरी है जैसे समझ लें कि हमारा जो जिस्म है ना वो मशीन के तौर पे काम कर रहा है। तो मशीन में अगर एक चक्की है, उसमें गंदम अगर ख़राब डाल दी जाए तो आटा किस किस्म का आएगा? वो ख़राब ही आटा आएगा मुसलसल। अगर अच्छी गंदम डालेंगे तो वो अच्छा आटा आएगा। वो ऐसा हम खुराक खाएं कि जो हमारे जिस्म के जुज़वे बदन बने, ना कि वो इतने फासद मादे बन जाए कि हम बीमारियों का ढेर ही बनते जाएं। मिसाल के तौर पे यूरिक एसिड हम जिस पे हमने आज बात करनी है। यूरिक एसिड बहुत सारी कई वजूहात हैं इसकी, लेकिन जो एक वजूहात है ना वो ये है कि हमारी खुराक अच्छी नहीं है। वो खुराक क्या करती है? वो खुराक ये करती है कि जो भी हम खाते हैं वो एनर्जी बनती है हमारे अंदर। अगर एनर्जी के बनने के साथ साथ वो कुछ फासद मवाद भी बनती हैं, कुछ फाजल मादे भी बनती हैं। वो फाजल मादों के अंदर ही एक मादा है जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। सही। और यूरिक एसिड बनता क्यों है, कैसे बनता है और कहाँ कहाँ बनता है? देखिए, अगर हम खुराक अच्छी नहीं खा रहे तो हमारे जिगर पर इसके बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं। और जिगर अगर इसका सही मेटाबोलाइज खुराक को नहीं कर रहा, खुराक को मेटाबोलाइज ही नहीं करेगा, नतीजतन यूरिक एसिड बनेगा। और यूरिक एसिड हमारे बहुत सारे नुकसान देता है। ऐसे समझ लें कि जो हम खुराक खाते हैं, हमारी अग़ज़िया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स होते हैं, जो है ना वो फैट्स शामिल हैं। प्रोटीन के अंदर भी प्योरीन होती है। अच्छा। प्योरीन के अलावा नाइट्रिक एसिड होता है, यूरिक एसिड होता है। प्रोटीन जब अल्टीमेट जिस वक्त हम डाइजेस्ट करते हैं ना इसको, तो नतीजतन प्योरीन यूरिक एसिड की शक्ल में इख्तियार कर लेती है। सही। तो किस तरह फिर हम उसको एलिमिनेट, यहाँ पर उसका इलाज क्या है अगर देखा जाए तो? इलाज इसका ये है कि हम इसके लिए बहुत एहतियात से ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, ऐसी जो फासद मादे कम बने और एनर्जी हमारे ज़्यादा बने। किस तरह की? यानी कि बायो प्रोडक्ट के तौर पर एनर्जी ज़्यादा बने। पहले तो मैं बताऊंगा कि फासद मादे कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा बनती हैं, यानी कि प्योरीन जो है ना वो किस में ज़्यादा है। अच्छा। ठीक है ना, जैसे गोश्त है, हाँ जी, गोश्त में बहुत ज़्यादा प्योरीन पाई जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुकामा बताते हैं कि गोश्त सब ही छोड़ दिया जाए। अगर सब छोड़ दिया जाए तो हमारे अंदर एनर्जी ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, उसका भी तो ख्याल रखना है ना। फिर अल्लाह ने हमारे 32 दांत पैदा किए हैं, 4 नुकीले और 28 जो है ना वो आम खुराक खाने के लिए। यानी कि जो नुकीले दांत होते हैं उससे हमने गोश्त का हजम करने का वो जो है ना काम करती है। जो 28 दांत है वो सब्जियाँ, दालें वगैरह बाकी चीज़ें, और हम इनका अगर तनासब रखें ना तो 7 और 1 बनता है। यानी कि 7 हिस्से हमें सब्जी खा लेनी चाहिए। अच्छा। और एक हिस्सा गोश्त खा लेना चाहिए। तो ऐसे भी हो सकता है कि हम सब्जी गोश्त ही क्यों ना पका लें। सब्जी गोश्त पकाएं, उसमें हम कैसे पकाएं कि 150 ग्राम हम गोश्त ले लें, 1 kg हम सब्ज़ी ले लें। सब्जियों में से कद्दू ले लें, टिंडे ले लें, शलजम ले लें, घिया तोरी ले लें, गाजर ले लें, मूली ले लें, जो है खीरे ले लें। ये चीज़ें लेके हम, और इसमें अदरक हमने ज़्यादा डालना। जब अदरक ज़्यादा डालेंगे ना तो वो प्योरीन को डिटॉक्स करेगा। अच्छा। ज़ीरा ज़्यादा डालना है, सफ़ेद ज़ीरा तो बहुत ज़्यादा ही डिटॉक्स करता है ना। बड़ी इलायची डालें इसमें, और कोशिश करें कि सुरख मिर्च बिल्कुल ना डालें। यानी यूरिक एसिड वाले जो पेशेंट हैं, यूरिक एसिड पेशेंट है, सुरख मिर्च डालेंगे तो यूरिक एसिड जो प्योरीन है ना वो कम डिटॉक्स होगी। ओके। गुर्दे जो है ना, बल्कि नेफ्रॉन जो है ना वो सूज जाएंगी, तो वो कम डिटॉक्स करना शुरू कर देंगी। ठीक है। इसका मतलब है गोश्त हमने छोड़ना है एक लेवल तक, और एक लेवल तक हमने खाना है, लेकिन सब्जी की सूरत।
लेकिन बहुत से डॉक्टर्स ये कहते हैं ना कि अब आपने ये इस हवाले से बताना है कि वो बड़े गोश्त से या जो मटन होता है उससे मना करते हैं। वो कहते हैं आप चिकन खा सकते हैं या फिश खा सकते हाँ, हैं, फिश भी जो देखें ना, लीन प्रोटीन होता है आप वो ले सकते हैं। लेकिन फिश भी केकड़ा खाएंगे तो यूरिक एसिड पैदा करेगी। अच्छा, अगर बड़ा गोश्त खाएंगे वो भी यूरिक एसिड। ये मटन की बात हो रही है कि मटन कुछ ना कुछ हिस्सा डाला जा सकता है, लेकिन एक ऐसे समझ लें कि 1 किलो सब्जी में बिल्कुल थोड़ा ना होने के बराबर अगर यूरिक एसिड आपको हो ही गया है तो आप एक वक्त आएंगे 15 दिन 20 दिन आप बिल्कुल गोश्त को तर्क कर दें, फिर 15 दिन बाद थोड़ा थोड़ा सब्जी में डाल के आप खाया जा सकता है। और इसके साथ साथ आप चकोतरा इस्तेमाल करें फलों में, बहुत अच्छा ग्रेप फ्रूट जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। आजकल खरबूजा आ रहा है वो यूज़ करें, बहुत अच्छा है। ठीक है। चेरी आ रही है, चेरी तो इंतहाई ज़्यादा जो ना प्योरीन को डिटॉक्स करती है वो बहुत अच्छी है ओके। आपके लिए। सुबह आप मुरब्बा आंवला यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आंवले का मुरब्बा वो बहुत ज़्यादा डिटॉक्स करता है। विटामिन सी भी उसमें मौजूद है, बल्कि विटामिन सी भी जो है ना आपको जो है ना ताकत भी देगा, दिमागी तौर पर फ्रेश भी रखेगा। क्योंकि यूरिक एसिड की एक वजह ये नहीं है कि आपने खुराक खाई है तो फिर ही यूरिक एसिड बढ़ा है। यूरिक एसिड की कई वजूहात हैं। एक वजूहात इसकी नफ्सियाती भी है। हमने बहुत सारे देखे हैं वो कहते हैं हमने गोश्त कभी खाया ही नहीं, लेकिन उनके फिर भी अंदर यूरिक एसिड बढ़ा होता है। तो फिर हम देखते हैं कि इसको क्या वजह बनी है। जब हम पूरा जायजा लेते हैं तो वो बहुत सारा डिप्रेशन का मरीज रह चुका होता है, बहुत ज़्यादा नफ्सियाती मरीज रह चुका होता है, उस वजह से उसका यूरिक एसिड बढ़ा होता है। फिर हम उसको जब मुरब्बा आंवला खिलाते हैं तो कोई दवाई नहीं खिलाते, सिर्फ मुरब्बा आंवला की सुबह वो नाश्ता करता है, 3 दाने या 5 दाने करता है, 7 बलाई उतार के वो दूध पीता है सुबह रोजाना। 15-20 दिन बाद जब टेस्ट कराता है तो बिल्कुल क्लियर तो लगता है, आप कोई नॉर्मल उसको वो भी कोई मतलब अपनी कोई दवाई या वो भी देते हैं कि नहीं देते? हम ज़्यादा खुराक से ही इलाज करते अच्छा, हैं। खुराक से इलाज करते हैं। हाँ जी। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताएं कि जिनको भी यूरिक एसिड होता है तो वो कहते हैं कि जनाब हमारे जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, या जोड़ जो है ना उनके जॉइंट्स स्वेल्व होना शुरू हो जाते हैं, उसमें दर्द बड़ा होता है। ये एक अलामत यूरिक एसिड की बताई जाती है। हाँ जी। इसके अलावा भी और नुकसान है? यूरिक एसिड के बहुत ज़्यादा नुकसान है। एक तो यानी कि ये तो एक आम नुकसान है ना कि देखें यूरिक एसिड जो मर्दों में है वो बाद 3.5 से लेकर 7.2 तक इसको नॉर्मल कहते हैं, और औरतों में जो है वो कहते हैं 2.4 से लेके 6.0 तक नॉर्मल होता है। और इससे अगर ये मादा बढ़ता है तो अपने बहुत सारे जहरीले असरात छोड़ता है। लेकिन ये जहरीले असरात जो इससे ज़्यादा बढ़ते हैं ना, तो हाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो वैसे जोड़ों में होती है। यानी कि दाएं तरफ से एड़ी में शुरू होता है ये दाएं तरफ से अंगूठे से शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता जोड़ों में जाता है। लेकिन इसके अलावा यूरिक एसिड सिर्फ जोड़ों में नहीं करता। मिसाल के तौर पर यूरिक एसिड खून को गाढ़ा भी करता है। अच्छा। और इतना गाढ़ा करता है कि बाज़ औक़ात एक हद तक बढ़ जाने से हमारे दिल पर वो असरअंदाज होता है। और हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं, क्योंकि ये एक तेज़ाबी मादा है ना। जी जी। यूरिक एसिड को अगर डिफाइन करें तो माइक्रोस्कोपिक डिस्क्लाइन तेज़ाबी मादा है ये। तो ये तेज़ाबी मादा खून में शामिल होगा तो जो है ना दिल को नुकसान देगा। और अगर ये स्टमक पर असर करे, ये स्टमक पर भी असर करता है, स्टमक पर असर करे तो ये मैदे में सोजिश पैदा करता है, वर्म पैदा करता है। और अगर इसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो हमने देखा कि ये कैंसर भी पैदा कर देता है, यानी कि कैंसर जैसे मर्ज पैदा करता है। अगर यही आंतों में चला जाए तो आंतों में इसके गैर जहरीले असरात जब पैदा होते हैं ना, तो आंतों की जो पैरास्टैटिक मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है। अच्छा। जितनी पैरास्टैटिक मूवमेंट स्लो होगी तो मिसाल के तौर पे कब्ज़ हो जाती है, इंसान को सुद्दे बन जाते हैं। है कि यूरिक एसिड, लेकिन हमारे देन में यही था कि यूरिक एसिड आम लोगों के देन में भी है कि यूरिक एसिड सिर्फ जोड़ों पर ही क्रिस्टल की सूरत में असरअंदाज होता है, जबकि ये नहीं। ये जब कब्ज़ करता है, सुद्दे बनते हैं, एक वक्त आता है लेम्फेटिक ग्लैंड जहाँ सुकेड़ नालियों का होता है, वहाँ जब ये असर करता है तो बवासीर जैसे मर्ज भी पैदा कर देता है। अगर ये गुर्दों में ठहर जाए तो बाज़ औक़ात जो है ना ये पथरी पैदा करता है, और बाज़ औक़ात इतनी पथरी पैदा कर देता है कि गुर्दे बिल्कुल ब्लॉक होने की सूरत में चले जाते हैं। मतलब मुख्तलिफ जो है ना वो मुख्तलिफ बीमारियों में ये जाता है। अगर ये पट्ठों पे आए तो दाएं तरफ का शटीका पेन भी पैदा ये करता है।
सिर्फ यूरिक एसिड की वजह यूरिक से। एसिड की वजह से। अच्छा, ये तो यूरिक एसिड की बात होगी ना कीम साहब, थोड़ी सी जिनको बीपी का प्रॉब्लम होता है, हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है, उनके लिए आप क्या गाइड करेंगे कि वो क्या कर सकते हैं? पहले तो उनका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करेंगे ना। हाँ, लिपिड प्रोफाइल में अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब है कि बीपी जो है ना कोलेस्ट्रॉल की वजह से है। हाई होता है उनका। हाँ जी, वो ठीक है। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल करेंगे। और हमारे नज़दीक जो है ना कोलेस्ट्रॉल को सबसे जो बेस्ट है ना, वो सिर्फ काली मिर्च लेनी है आपने। 5 दाने सुबह, ओके। 5 दाने शाम आपने, और चुबानी नहीं, चुबाए बगैर लेनी है आपने। अच्छा, साबुत काली मिर्च साबुत काली मिर्च लेनी है आपने। 5 दाने। 5 दाने सुबह और 5 दाने शाम को, अच्छा, और वो निगल लेनी वो है? निगल लेनी है। और निकलने के बाद आपने कोशिश करनी है कि सुबह के नाश्ते में जौ का दलिया बहुत अच्छा है। ठीक है, जौ का दलिया खा अगर आपने जौ का दलिया 90 दिन खा लिया हाँ, तो समझ लें आपका लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट भी नॉर्मल है। काली मिर्च आपकी बहुत स्पेशल दवाई है। ये रविस्टा, स्कॉट, ये सारी दवाइयाँ इस तरह की ना, काली मिर्च से सारी दवाइयाँ छूट सकती हैं जो कोलेस्ट्रॉल की हैं, सिर्फ काली मिर्च खाने से। लेकिन इस ज़हन में ये रखना है, इसको चुबाना नहीं है। चबाना नहीं है, सिर्फ निगल जैसे जाना दवाई खाते हैं ऐसे निकल है। लेना है। तो ये कितने दिन खानी ये है? 90 दिन करना। ये भी 90 दिन ही खाने हैं, और जो जौ का दलिया वो भी 90 दिन ही 90 उसका दिन नाश्ता आपने करना है, तो वो कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल और ब्लड हो प्रेशर जाएगा। भी नॉर्मल हो जाएगा। अगर 90 के दिन के बाद आप जारी रखते हैं इसको, जौ के दलिया को, फिर आपकी एक एक करके, आधी आधी करके, डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप उसको चेक करवाएं। हाँ, और बताएं कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, क्या मुझे करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब खुद ही आपको ना ऐसे ऐसा वो दवाई छुड़ानी शुरू कर देंगे कि भाई अब ये भी नहीं आपने गोली खानी, अब ये नहीं खानी। अगर आप खुराक प्रॉपर नहीं खाते तो फिर डॉक्टर साहब कहेंगे ये भी साथ लगा लें, ये भी साथ लगा लें। ठीक है ना। लेकिन कीम साहब मुझे ये बताइए कि चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो जिनको बीपी हाई का प्रॉब्लम होता है उनके लिए तो बड़ी नुकसानदेह होती है। उनका बीपी और ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाता है गर्मी की वजह से, और फिर उन्हें दवाई टैबलेट खानी पड़ती है। तो उनके लिए क्या टोटका है आपके पास? उनके लिए मुरब्बा गाजर खाएं। गाजर का मुरब्बा गाजर खाएं, फौरी इसकी समझ लेगा 15-20 दिन बाद ही दवाई छूटनी शुरू हो जाएगी, और 15 दिन 20 दिन बाद ही उसका असरात जो है ना जिस्म पर बाकायदा मुरतब होना शुरू हो जाएंगे। और कब कब खाएं ये मुरब्बा? मुरब्बा गाजर सुबह नाश्ता करें इसका। अच्छा, सुबह नाश्ता। और इसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? तकरीबन 1 kg ले लें और उसके 10 हिस्से कर लें मुरब्बे के, और एक हिस्सा इन्होंने रोज़ाना खाते जाना है। अच्छा, सुबह नाश्ते में खाना है, और ये भी 2 महीने के लिए खाना है उन्होंने? ये भी 2 महीने के लिए खाना है। तो उनका जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो भी ऐसा नॉर्मल हो जाएगा, हल होना शुरू हो जाएगा। हाँ, एक बात है, अगर ये गुर्दों की वजह से ब्लड प्रेशर है अच्छा, तो फिर बाकायदा उनका गुर्दों का इलाज करना पड़ेगा, और पेशाब आवर चीज़ें खिलानी पड़ेंगी, फिर ब्लड प्रेशर नहीं जाएगा मुरब्बा गाजर खाने से। अच्छा, अगर गुर्दों का मरीज है तो मुरब्बा गाजर खा रहा है, कुछ ना कुछ असर तो होगा। जी जी। लेकिन बाकायदा जैसे हम कर रहे हैं ना कि इसकी दवाइयाँ ही छूट जाएंगी, इसको दोबारा ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खानी ही नहीं पड़ेंगी, उसके साथ ऐसा नहीं होगा। उसके अगर गुर्दों का RFT मसलन नेफ्रोन उसकी सूजी नहीं है, वो उसका हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं है उसको, ठीक है ना, तो फिर मुरब्बा गाजर खाने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं, ये आजकल क्योंकि पेट खराब बहुत ज़्यादा लोगों का हो जाता है, इस पर हम बात भी कर रहे थे, लेकिन आपके पास इसके हवाले से क्या टोटका है कि जिनका पेट या गैस का प्रॉब्लम रहता है या जिनकी बदहजमी रहती है, वो किस तरह की ग़िज़ाएँ लें, और उनके लिए क्या मशवरा है आपका? देखिए ना, आप पहले पेट के बारे में कह रहे थे, IBS के बारे में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में, तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो ज़ाती राय है वो पेट का मसला है ना, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन का मसला है, तो IBS की सूरत में पेट के इलाज की बजाय हम जो है ना दिमाग का इलाज करना चाहिए हमें। अच्छा, पहले तो उससे पूछना चाहिए भाई आपको कौन सी डिप्रेशन है, कौन सा आपको एंजाइटी है, उसको पूरी हमें जो है ना डिटेल से उसको तसल्ली देनी चाहिए कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। ठीक है, अगर हम तसल्ली दे पाए हैं, उसका नफ्सियाती इलाज कर पाए हैं, तो फिर हम करेंगे दिमाग को मजबूत करें। अगर दिमाग को मजबूत करेंगे ना, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मुरब्बा आंवला ये दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुरब्बा आंवले के साथ अगर मुरब्बा हरड़ इस्तेमाल कर लें हम, तो बज़ाहिरी तो हम उसका दिमाग का इलाज करेंगे, लेकिन आने वाला पेशेंट यही कहेगा, या इस्तेमाल करने वाला जो घर में बैठा है वो ये कहेगा कि हकीम साहब, डॉक्टर साहब, मेरा जो है ना स्टमक तो बहुत अच्छा हो गया, मेरी तो अब खुराक हजम होना शुरू हो गई है, और साथ साथ इसके एक कावा भी पी ले, वो सौंफ, सब्ज़ इलायची और पुदीने का कावा पी ले। अच्छा, साथ सौंफ, सब्ज़ इलायची और और पुदीना। सब्ज़ इलायची उसने 3 दाने यानी कि 3 अदद लेनी है, वो छोटे दाने नहीं लेने। सौंफ 1 चुटकी ले, और पुदीना 13 पत्ते ताज़े के ले। अच्छा, 1 गिलास पानी में बॉयल करें, और 1 दफ़ा ही बॉयल करना है उसने, ओके, इसको ज़्यादा नहीं बॉयल करना, ठीक है, सिर्फ 1 दफ़ा बॉयल करें। अगर शुगर का पेशेंट नहीं है
तो शक्कर या गुड़ डालें उसमें, चीनी ना डालें, चीनी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी उसमें। ठीक है। तो ये सुबह शाम, सुबह मुरब्बा आंवला और मुरब्बा रीढ़ के बाद पी ले, और शाम को फौरी जब सूरज डले ना, वो चाहे उसने खाना खाया या नहीं खाया, फौरी पी ले वो। अच्छा, सूरज ढलने के फौरन बाद फौरन, पी ले वो। हाँ फौरी बाद पी ले वो। और उसका ये मामला बेहतर हो वो जाएगा। IBS का मुकाबला भी बेहतर होगा, और खुराक ऐसा हजम करेगी कि वो एक एक पानी की सूरत भी हो जिस्म में ताकत की सूरत में लगेगा। लेकिन जिन्हें IBS का प्रॉब्लम किसी फूड के इंटॉलरेंस की वजह से होता है, वो भी इसी कहवे का इस्तेमाल हाँ, करें? वो बड़ी इलायची साथ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, वो बड़ी इलायची वो का बड़ी इस्तेमाल। इलायची इसी में 3 दाने बड़ी इलायची ऐड कर देंगे वो। और जिनका मतलब मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, उनके लिए क्या मशवरा है आपके पास? उनके लिए आपको बताना चाहिए कि अंजीर जो है ना, नहार मुँह खानी चाहिए। अच्छा, अंजीर डिटॉक्स भी करती है भिगो फातिमा के या सादी वाली? अगर तो ब्लड प्रेशर का मरीज है तो वो पानी में भिगो ले। अच्छा, ठीक है। तो अगर ब्लड प्रेशर का नहीं मरीज तो वो दूध के साथ सादी खा ले, 3 दाने 5 दाने, 5 दाने से ऊपर ना खाए वो ना खाए तो वो 5 उसके दाने लिए से बेहतर ऊपर है। नहीं। क्या बात है जी। हमारे साथ हकीम मोहम्मद उस्मान गनी साहब मौजूद है। बड़ी शानदार टिप्स हैं टोटके जो उन्होंने हमें बताए हैं कि हम घर पे रह के जो है ना, एक तो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रोल का, ब्लड प्रेशर का भी हल जो है ना उन्होंने हमें बता दिया है कि किस तरह आप अपनी डाइट को बेहतर करके कर सकते हैं। तो हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और आपने गुफ्तगू की। इसी नोट पर हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।